गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि व्हाट इज द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, एनामोलस प्रॉपर्टी एंड सम ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेज। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रुप सेकंड। तो जब हम ग्रुप सेकंड की बात करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर द ग्रुप सेकंड एलिमेंट। द एलिमेंट्स हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 आर कंसीडर्ड एज अ ग्रुप सेकंड एलिमेंट। तो सबसे पहली चीज हमने देखी दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन and the electronic configuration is NS2, दो इलेक्ट्रॉन इसके यस स्ट्रक्चर में। और इनके मेंबर्स देखें कि व्हाट आर द मेंबर्स, देन दे आर द बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। याद करने के लिए आप लोग यूज करते हैं टर्म बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। तो यहां पे दीज आर द मेंबर्स ऑफ द सेकंड ग्रुप। अब आप देखें कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ दीज ऑफ द एलिमेंट्स, मिलते कहां से हैं ये सारे एलिमेंट्स। तो सोर्सेज के लिए नॉर्मली हम कहते हैं जितने भी एलिमेंट्स दुनिया के हैं मैक्सिमम एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में ही मिलते हैं। जमीन खोदो और एलिमेंट्स को फाइंड करो, और इनमें भी मैक्सिमम एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में अवेलेबल हैं। लेकिन आप देखते हैं कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो रॉक्स में भी अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे रॉक्स में आप देख सकते हैं हमारे बगल में ही कुछ लाइमस्टोन के बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। आप देख सकते हैं चुनार में, सॉरी बगल में आपके रॉबर्ट्सगंज में, यहाँ कई सारे हैं जिसके हेल्प से हम लोग सीमेंट बनाते हैं। बहुत सारी यहाँ पे सीमेंट की फैक्ट्री है। तो यहाँ पे कैल्शियम के जितने भी मेटेरियल्स हैं या कैल्शियम जो है वो रॉक्स के फॉर्म में मिलता है। बचे हुए मेटेरियल एलिमेंट्स जो होते हैं वो अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं और सब के सब अपने आयोनिक कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं। रीजन आप लोग जानते हैं, दे आर द रिएक्टिव मेटल, दे लay in the category of the reactive metal and surely they are capable to make the salt। तो यहाँ पे ये जितने भी एलिमेंट्स हैं सब के सब सॉल्ट के फॉर्म में रहते हैं। अगर फिजिकल अपीयरेंस की बात करें या फिर इनके कलर की बात करें तो नॉर्मली दे आर मेटेलिक ग्रे by the color. All of these of the elements are soft but harder than the first group element. So these of the elements are also soft, and the next thing they are metallic. अगर इनकी बारे में हम बात करें कि why the system is soft and why the system is metallic by the nature, तो हम बात करते हैं why the system is metallic by the nature. The metals are those of the substances which have tendency to donate electron, or you can say the electron donors are the metal. तो electron donors को metal कहते हैं। And having electronic configuration NS2, surely the system have tendency to donate electron. तो यहाँ पे ये metals tendency to donate electron रखते हैं एलिमेंट, और इस वजह से ये मेटल की कैटेगरी में आते हैं। So all the second group elements are metal because of their configuration, because of their tendency to donate electron. Now when you will talk about the color, after losing the electron from the valence shell, these of the elements don't have any of the unpaired electron, they have the complete octet, and having complete octet the system does not have a big tendency to excite their electron. और अगर कोई सिस्टम अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए कैपेबल नहीं है, दैट मीन द सिस्टम इज आल्सो नॉट कैपेबल टू शो द कलर। तो एलिमेंट्स कलर को शो करने के लिए कैपेबल नहीं है, वो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू कलर नहीं शो कर सकते। द लास्ट वन दैट इज द सॉफ्ट नेचर, व्हाई एनी सिस्टम विल शो द सॉफ्ट नेचर। सॉफ्ट नेचर के बारे में हम लोगों ने इससे पहले वाले ग्रुप में भी डिस्कस किया था, और मैंने कहा था नेचर ऑफ सॉफ्टनेस और हार्डनेस is dependent on the intermolecular attraction force or interatomic attraction force. In the case of the metals, कौन से intermolecular या interatomic attraction forces वर्क करते हैं? They are neither the van der Waals force nor dipole-dipole attraction force like that one. In this case, the force works that is called the metallic bond. तो यहाँ पे metallic bond का फॉर्मेशन करते हैं। metallic bond एक खास तरह का attraction force होता है जो दो मेटल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज स्फीयर के आने की वजह से वर्क करता है। सो हम ऐसा कह सकते हैं ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, and F is universally proportional to R square, and you know well that these are the elements have the largest radius in their period, or having greater radius the system have the weak force of attraction in working in between them.
स्ट्रांगली मेटलिक होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी बहुत हेवी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की टेंडेंसी भी ये कम शो करते हैं, उसकी वजह से भी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस वीक हो जाते हैं और सिस्टम सॉफ्ट बाय द नेचर हो जाता है। देन दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ दीज ऑफ द एलिमेंट्स। नाउ व्हेन वी विल टॉक अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट, then these of the systems have +2 oxidation state. That means by losing the 2 electrons the system will get inert gas configuration, and this is the reason why these of the element will give +2 oxidation state. Now +2 oxidation state के साथ अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो क्यों और कितनी एनर्जी पे? Surely the system will lose the electron because that is metallic by the nature. लेकिन अगर हम इसके लिए देखें आयोनाइजेशन एंथैल्पी डेल्टा Hi फॉर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितनी होगी? Surely that will be low. और लो क्यों होगी? Because by losing, हाई होगी, मैंने गलती से लो बोल दिया, हाई होगी। क्यों हाई होगी? Because by losing a single electron the system is getting NS1 configuration. Surely NS1 configuration is not a very stable configuration and even not more stable than the NS2. NS2 एक completely filled subshell configuration है और NS1 half filled subshell configuration है, यानी कि NS1 NS2 से ज्यादा स्टेबल नहीं होने जा रहा। और अगर NS1 NS2 से स्टेबल ज्यादा नहीं है, surely that will need the greater amount of energy to convert NS2 to NS1 or to lose a electron to convert NS2 to NS1. तो यहाँ पे first ionization enthalpy is always high, but when we will talk about the second ionization enthalpy, it will be quite low. And why it is low? Because after losing a single electron, the NS2 loses one electron to form NS1, and after losing one more electron, it will form NS0. यानी कि सिस्टम ने एक और इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया और एक और इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वजह से सिस्टम क्या हो गया? सिस्टम एक इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना सिस्टम के लिए एक बेटर टेंडेंसी, एक बहुत ही इजीली अवेलेबल टेंडेंसी होती है। तो यहाँ पे आसानी से इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में चले जाते हैं और ऐसा होने की वजह से सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट काफी लो होती है। So these are the some of the general property of the S block elements. They are metals, they are soft, they are reactive, they have the oxidation state +2, color metallic gray, etc. Now we are going to discuss some of the anomalous property of lithium. आपको मालूम है लिथियम सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है और सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स अपने anomalous प्रॉपर्टी के लिए जाने जाते हैं। तो what are the lithium, what are the anomalous property of the beryllium? lithium मैंने गलती से बोल दिया, it is the beryllium. Before studying about the anomalous property of the beryllium, हम ये पढ़ते हैं कि बेरिलियम anomalous property देता ही क्यों है। बेरिलियम anomalous property अपने छोटे साइज की वजह से देता है और छोटा साइज होने की वजह से क्या हो जाता है? छोटा साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच के अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ जाते हैं। अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ जाने की वजह से सिस्टम अपने इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी को छोड़ने लगता है, यानी उसकी इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी कम होने लगती है। और जब इलेक्ट्रॉन के लॉस करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, यानी कि मेटेलिक प्रॉपर्टी कम हो गई, दैट मीन्स बिकॉज ऑफ द स्मॉलर साइज द सिस्टम अटेन द कोवेलेंट कैरेक्टर, and because of the small size and this covalent character, the beryllium or any of the element from the second period having such property. तो हम यहाँ पे इनके कुछ प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं विथ रीजन। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द मैक्सिमम कोवैलेंसी फोर्स। वैसे लिथियम के केस में मैंने इसे डिस्कस किया था, फिर भी हम दोबारा बता देते हैं। जब हम बेरिलियम के लिए बात करते हैं तो बेरिलियम हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, यानी कि the valence cell is the second cell, and if the valence cell is second cell, what are the subcells available? The subcells available are S and P subcell, where S subcell can contain maximum of 2 electron and P subcell can contain maximum of 6 electron, यानी कि ये 2 और ये 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कैरी नहीं कर सकते। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना कैरी कर रहे हैं?
यानी कितने पेयर्स, 4 पेयर। और जब हम बॉन्ड की बात करते हैं तो एक पेयर या एक बॉन्ड में कितनी इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, हम कहते हैं कि अ बॉन्ड नीड अ बॉन्ड पेयर, यानी अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नीडेड फॉर मेकिंग अ बॉन्ड। तो यहाँ पे एक पेयर से एक बॉन्ड बनेगा, तो 4 पेयर से कितना बॉन्ड बनेगा, सिर्फ 4। और दूसरे केसेस में डी सबसेल के अवेलेबल होने की वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, यानी वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड करने के लिए कैपेबल होते हैं, इस वजह से वो ज्यादा बॉन्ड बना पाते हैं। सो यू कैन से द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ बेरिलियम इज 4 ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ डी सबसेल। यहाँ पे ड्यू टू अब्सेंस ऑफ डी सबसेल दे आर कैपेबल टू मेक मैक्सिमम ऑफ 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स। नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज द हार्ड नेचर। अभी हमने सॉफ्टनेस की बात की, तो यहाँ पे नॉर्मली सेकंड ग्रुप के एलिमेंट बहुत सॉफ्ट होते हैं, उनके रिस्पेक्ट में बेरिलियम रिस्पेक्टिवली हार्डर होता है। हार्ड और सॉफ्ट के लिए रीजन भी हमने पढ़ा, द साइज। और जब हम साइज की बात करते हैं तो आपको मालूम है लिथियम हैव द स्मॉलेस्ट बाय द साइज। स्मॉलर होने की वजह से क्या होगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब r यानी रेडियस की वैल्यू छोटी होने की वजह से बेरिलियम के केस में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स दैट इज द मेटालिक बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग होगा, और ऐसा होने की वजह से हार्ड नेचर का हो जाएगा। देन ड्यू टू द स्मॉल साइज एंड कोवैलेंट नेचर द सिस्टम हैव अ हार्ड नेचर। अब यहां पे अगली प्रॉपर्टी को देखें, तो अगली प्रॉपर्टी में हमने लिखा हुआ है द हाइड्रेटेड सॉल्ट, यानी जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है वो हाइड्रेटेड सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। नॉर्मली अगर हम बात करें कैल्शियम क्लोराइड की, तो कैल्शियम हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 and if it is reacting with chlorine having 7 electron in the valence shell, it gives both the electron to the chlorine। अभी तक इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 2882 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 287। अब एक इलेक्ट्रॉन हर एक क्लोरीन को मिल गया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका Ca2 प्लस 2Cl नेगेटिव। यहां पे कैल्शियम के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैल्शियम आयन का हो गया 288 आफ्टर लूजिंग द 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैल्शियम, और क्लोराइड का क्या हो गया 288 आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन विथ ईच ऑफ द एटम। अब ये दोनों जब कंबाइन करेंगे तो ये बनाएंगे CaCl2। कैल्शियम हैव कंप्लीट ऑक्टेट एज वेल एज द क्लोराइड हैव द कंप्लीट ऑक्टेट। व्हाई? बिकॉज ऑफ द आयनिक नेचर। लेकिन बेरिलियम के लिए हमने कहा कि बेरिलियम डज नॉट हैव सच आयनिक नेचर। तो बेरिलियम का नेचर क्या है, बेरिलियम हैव कोवैलेंट कैरेक्टर, और कोवैलेंट कैरेक्टर होने की वजह से जब बेरिलियम अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरीन के साथ शेयर करेगा, तो बेरिलियम के वैलेंस शेल में सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 1 2 3 4। और इस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, जिससे कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, यानी मॉलिक्यूल्स जो होगा BeCl2 वो हाइड्रेट हो जाएगा, एंड दिस इज द रीजन व्हाई दे फॉर्म द हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो यहाँ पे अगर फाइनली हम कहें कि क्यों वो हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाते हैं, श्योरली ड्यू टू द कोवैलेंट कैरेक्टर। और वो कोवैलेंट कैरेक्टर कहां से आया, ड्यू टू द स्मॉलर साइज ऑफ द पार्टिकल। सो अगेन ड्यू टू द स्मॉल साइज एंड कोवैलेंट नेचर the system is capable, the beryllium is capable to form the hydrated salt. I think it's clear to all of you. Now next property, यहाँ पे आपको मैंने कहा due to small size and covalent nature. अब है amphoteric oxide. What do you mean by the amphoteric? Amphoteric means a property in which a system show acidic as well as the basic nature. तो अगर कोई सिस्टम एसिडिक और बेसिक दोनों ही नेचर शो करता है तो उसे हम एम्फोटेरिक कहते हैं। नॉर्मली व्हेन वी टॉक अबाउट द मेटल ऑक्साइड्स वी से दैट द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक बाय द नेचर। तो बेरिलियम एक मेटल है, ऑक्साइड बनाता है, तो मेटल ऑक्साइड बेसिक होगा, तो बेरिलियम ऑक्साइड बेसिक होना चाहिए। एसिडिक कहां से आया प्रॉपर्टी? एक्चुअली जब ये बेरिलियम ऑक्साइड नाम का कंपाउंड बनाएगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेंगे, और ऐसा करने पर ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो जाएगा, बट व्हाट्स अबाउट द बेरिलियम?
ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। और ऑक्टेट कंप्लीट ना होने की वजह से क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट ना होने की वजह से ये किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी डेवलप करेगा। दिस इज कॉल्ड द लेविस एसिड नेचर। तो यहां पे ये लेविस एसिड की तरह बिहेव करने लगेगा एंड बिकॉज ऑफ द रीजन द सिस्टम विल शो द एम्फोटेरिक नेचर। और ये सारी प्रॉपर्टी फिर से उन्हीं कंडीशंस की वजह से आ रहा है, यानी वही कोवैलेंट कैरेक्टर की वजह से हो रहा है। और कोवैलेंट कैरेक्टर क्यों आ रहा है, कोवैलेंट कैरेक्टर आ रहा है ड्यू टू द स्मॉलर साइज ऑफ द सिस्टम। एंड लास्ट वन, इट फॉर्म द पॉलीमेरिक हैलाइड्स। रीजन वही है, रीजन में कोई बदलाव नहीं आने वाला। तो यहाँ पे ड्यू टू द सेम रीजन, ड्यू टू द स्मॉलर साइज एंड कोवैलेंट नेचर, द बेरिलियम इज नोन फॉर देयर पॉलीमेरिक हैलाइड। और पॉलीमेरिक हैलाइड वही होता है अपने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर की वजह से बनाते हैं। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज। हम देखते हैं कि हाउ दे फॉर्म द पॉलीमेरिक हैलाइड, हाउ द बेरिलियम फॉर्म्स द पॉलीमेरिक हैलाइड। दिस इज BeCl2, दैट इज द बेरिलियम क्लोराइड। कंडीशन देखेंगे तो कंडीशन देख के आपको पता चल रहा है हर एक बेरिलियम एक एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है दोनों क्लोरीन के साथ, यानी बेरिलियम के पास अभी भी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है उसके वैलेंस शेल में, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। और इसको कंप्लीट करने के लिए करता क्या है बेरिलियम, इस क्लोरीन के पास जो लोन पेयर्स हैं, इन लोन पेयर के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड डेवलप कर लेता है। और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस क्लोरीन के साथ डेवलप कर लेता है, दैट मींस द ऑक्टेट इज कंप्लीटेड, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सिमिलरली ये क्लोरीन इसके साथ और ये क्लोरीन इसके साथ एंड सो ऑन। और इस तरह से ये लगातार अपने चेन को आगे प्रोसीड करते चलते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पॉलीमेरिक BeCl2। एक लीनियर फॉर्म में है इसलिए इसे हम लीनियर पॉलीमर्स भी कहते हैं। यू कैन ड्रा इट। So these are the anomalous property of the beryllium. In the next class we will see some of the property diagonal relationship of the beryllium with the aluminum and some of the chemical and general use, chemical property and general usage of the second group element. Till then, have a nice day. Thank you.